हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर्ब। चलिए, आज की क्लास बिगिन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रिवीजन करना है अपने चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग का। सब लोग आ जाएंगे मेरे साथ चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग पे। देखिए, कॉन्सेप्ट बुक पे हूँ चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग की। सब लोग आ जाइए प्लीज। आ गए ना? चलिए, अब देखिएगा दोस्तों, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, चैप्टर 6 को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, चैप्टर 6 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम आए थे कि डिसीजन लेते कैसे हैं। काफी लंबा चैप्टर रहा और इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगेगा रिवाइज करने में। सबसे पहले हमने सोचा था डिसीजन लेते कैसे हैं। एक लिया था लॉन्ग टर्म डिसीजन, एक लिया था शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब ये था जिसमें आपके कैपिटल के आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं, या आप दोबारा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें जिसमें आपकी डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। जनरली वो 1 ईयर से ज्यादा के होते हैं, और जनरली ये पाया जाता है टिपिकली कि 1 ईयर से लो वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे आप शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शॉर्ट टर्म का मतलब सिंपल सिंपल है, जिसके अंदर आपके जो फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है। अब आपने कहा कि सही बात है सर, जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे कुछ भी है, वो चेंज नहीं हो रही, उसको आप शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं। अब मैंने कहा अगर आप शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये सोचने से कि आखिरकार हम लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है। सॉरी। आपने कहा इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है। हम बस ये सोच रहे हैं कि आखिरकार जो हम डिसीजन ले रहे हैं, उन डिसीजंस में हमारे लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप रेलेवेंट बोलेंगे, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको आप कहेंगे कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये इररेलेवेंट है। तो आपने कहा कि सर अगर हम ये सोच रहे हैं, बस सिंपल सी यही बात इन दो में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं शॉर्ट टर्म में। अब शॉर्ट टर्म में सिर्फ हम रेलेवेंट कॉस्ट के बेस पे डिसीजन लेते हैं, बाकी कॉस्ट के बेस पे डिसीजन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है लॉन्ग टर्म में तो देखो दुनिया बदल जाती है। शॉर्ट टर्म में हम मोनोपोली में हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है हम मोनोपोली में ना हो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हम मोनोपोलिस्टिक में प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो था, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो गायब हो जाए। तो आपने कहा कि सर ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि पॉसिबल हैं हमारी हमारे डिसीजन लेने के टाइम पे, इसीलिए हम शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हैं, अभी लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा। हल्का से याद दिला दूं, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता था, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती थी, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते थे उसको। आप कहते थे कि यार वैसे तो हम सिर्फ कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी माइनस कर दें प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप कहेंगे उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते थे। मतलब हम कितना बाकी जो बाकी ऑप्शंस हैं उससे कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मतलब नेट बेनिफिट निकाल रहे हैं। तो आपने कहा कि ठीक है सर, अब रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू एक चीज हो गई, दूसरी हो गई इररेलेवेंट। तो हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। हमने सिंपल से समझा था कि देखिए, रेलेवेंट और इररेलेवेंट को आप बड़ा ही सिंपल वे में क्लासिफाई करेंगे कि अगर कोई भी चीज अवॉइडेबल इन नेचर है, अगर कोई भी खर्चा अवॉइडेबल इन नेचर है, तो आप उसको नाम दे देंगे क्या? रेलेवेंट। और अगर वो अवॉइडेबल नहीं है तो आपके लिए वो क्या है? इररेलेवेंट। बस इतना सिंपल सा है। अवॉइडेबल मतलब अगर वो चीज स्पेशली इनकर हो रही है, एडिशनली लग रही है, जस्ट बिकॉज आप डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपकी रेलेवेंट हुई। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी इररेलेवेंट हुई। इररेलेवेंट कॉस्ट को कई लोग नॉन रेलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आप इररेस्पॉन्सिबल हैं, तो कई लोग कहेंगे आप नॉन रेस्पॉन्सिबल। लेकिन सही इंग्लिश इररेलेवेंट होती है, नॉन रेलेवेंट कम लोग यूज करते हैं।
अब आपने कहा कि सर ये इररिलेवेंट कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होती है? मैंने कहा ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज संक, सेकंड वन इज कमिटेड। संक का मतलब, संक का मतलब क्या है? आपने कहा एक ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में इनकर हुई हो और पास्ट में ही पे हो गई हो। मतलब आपने कहा कि कोई भी, पास्ट का मीनिंग क्या है? डिस्टेंट पास्ट या नियर पास्ट। पास्ट का मतलब पास्ट है, चाहे वो 1 सेकंड का पास्ट क्यों ना हो। मैंने ये नहीं बोला कि डिस्टेंट पास्ट, मैंने ये नहीं बोला कि नियरेस्ट पास्ट। पास्ट का मतलब पास्ट है। अब आपने कहा कि सर, मतलब सीधी बात आप ये कह रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर पास्ट में लगा है, चाहे 1 मिनट पास्ट में लगा हो, अगर वो पे भी पास्ट में ही हो गया, तो अब जो फ्यूचर में हम डिसीजन लेंगे उसके लिए तो इररिलेवेंट हुआ, अनलेस वो रिफंडेबल हो उस डिसीजन की वजह से। तो आपने कहा कि सर वो ऐसी कॉस्ट है जो कि हैम्पर नहीं होती, जो कि डिसीजन से रिलेटेड नहीं होती। वेदर और नॉट यू टेक द डिसीजन, वो पास्ट में लग चुकी है, वो पास्ट में पे भी हो चुकी है, वो हैम्पर नहीं होगी, वो कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी जस्ट बिकॉज आप फ्यूचर में कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो उसको आप पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट कुछ भी कह सकते हैं। बट इन केस वो चेंज हो जाती है, इन केस वो चेंज हो जाती है फ्यूचर में, मतलब आपने कहा कि सर, तो उसको क्या कहेंगे? फिर तो वो रेलेवेंट हो गई अगर वो चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि वो आपके डिसीजन पे बेस हो गई। तो आपने कहा कि सर वो तो सिर्फ इस तरीके से हो गया कि डिसीजन ले रहे हैं तो ये कॉस्ट है, डिसीजन नहीं ले रहे तो ये कॉस्ट नहीं लग रही, एक सॉर्ट ऑफ वो ही बन गया। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है, पास्ट में हमने हमने कमिटमेंट कर दिया होता है मगर पेमेंट पास्ट में नहीं की होती, उसका कमिटमेंट हो चुका होता है पास्ट में, पेमेंट हमने फ्यूचर में की होती है। आपने गुड्स के लिए ऑर्डर कर दिया, अब गुड्स आए, रास्ते में खराब हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपने जब गुड्स ऑर्डर किए, आपने जब गुड्स ऑर्डर किए, आप लाइबल हो गए, वेदर और नॉट आपने उसको पास्ट में पे किया था या नहीं किया। फ्यूचर में अगर वो गुड्स खराब भी हो जाते हैं और लेट अस से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि गुड्स आप खरीद चुके हैं एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आप उसके ओनर हैं, कल को गुड्स खराब हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो आपने कहा कि सर उस केस में हम कहते हैं कि पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी, वेदर और नॉट हम खुश हो या ना हो। तो आपने कहा पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये पे हम कब कर रहे हैं? पे हम फ्यूचर में कर रहे हैं। इनकर कब हुई थी? इनकर ये पास्ट में, ठीक है। तो आपने कहा अरे सर बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन करने की कई अप्रोचेस होती हैं, क्वेश्चन करने की कई अप्रोचेस होती हैं। आपने कहा कि सर जैसे एक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोच है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है, कई लोग कहते हैं कि सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या डिफरेंशियल कॉस्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। अप्रोचेस क्या है? कुछ भी नहीं है, एक ही चीज को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हमने सीखे। अगर हम दो डिसीजन हैं, दोनों के लिए रेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट रेवेन्यू अलग अलग लेके चल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं, तो आपने क्या कहा? आपने कहा क्योंकि दोनों को सेपरेटली लेके चल रहे हैं, तो आपने बड़े आसानी से बोल दिया, आपने बड़े ही आसानी से बोल दिया क्या, कि क्योंकि दोनों को आप सेपरेट लेके चल रहे हैं तो दोनों में टोटल निकाल के चल रहे हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट अप्रोच। अगर आपने कहा कि फर्स्ट को वैसे ही लेके चलो, सेकंड को मान लो कि क्योंकि फर्स्ट कर रहे हैं सेकंड नहीं कर पा रहे, तो आपने कहा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चल रहे हैं और फर्स्ट में निकाल रहे हैं नेट बेनिफिट। सबसे पहले आप टोटल प्रोजेक्ट अप्रोच में क्या निकाल रहे थे? दोनों का बेनिफिट, कि किस में क्या बेनिफिट है। अब आप क्या निकाल रहे हैं? नेट बेनिफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो आपने कहा अच्छा सर, और थर्ड अप्रोच होती है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट अप्रोच। जब हम फर्स्ट टू लेके चल रहे होते हैं, रेलेवेंट वाली टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोच एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, तो हम कंसीडर करके चल रहे होते हैं कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है। चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हो चाहे कुछ भी, आप हमेशा ये सोच के चल रहे होते हैं कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं क्या, मैंने आपसे कहा है कि देखो डिफरेंस ले लो, फर्स्ट उसका प्रोजेक्ट का, सेकंड प्रोजेक्ट का। तो आपने कहा क्योंकि मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डिफरेंशियल कॉस्टिंग। जिसे हम क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो भी पास्ट संक जो भी कॉस्ट है कमिटेड वगैरह, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली क्या होती हैं?
एलिमिनेट हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट अप्रोच क्यों बोला जाता है। हम क्या करते हैं, हम वो वाले ऑप्शन को बड़ा लेके चलते हैं कि उसको फॉलो करेंगे जिसमें रेवेन्यू ज्यादा हो, हमें दिख रहा हो। तो हम रेवेन्यू हायर वाला लेते हैं, इसलिए ऑब्वियसली डिफरेंस जब ले रहे होते हैं हम कहते हैं इस ऑप्शन में ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है इतना, और फिर डिफरेंस इन कॉस्ट ले लेते हैं तो डिफरेंशियल कॉस्ट, क्योंकि कुछ कॉस्ट बढ़ रही होती है कुछ कॉस्ट घट रही होती है। फिर आपने कहा कि ठीक है सर, जब भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी तो उसको इंक्रीमेंटल कहेंगे और डिक्रीज हो रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीमेंटल। अब आपने कहा कि सर ये बात भी क्लियर है, इसमें आप ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस निकालना चाहें दिखाना चाहें आप संक कॉस्ट वगैरह का दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमने दो सिचुएशंस को समझा था। आपने कहा कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की दो सिचुएशंस को, दो केसेस को समझा था। यस, दो केसेस को मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिखाया था आपको। पहला केस था कि देखिए, अगर हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं एक टाइम पे, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं एक टाइम पे, तो आप कहेंगे कि सर लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे वन ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब ऑप्शंस वन से ज्यादा है। इट्स नॉट लाइक दैट वी डू नॉट हैव ऑप्शंस, rather it is like we have only limited resources, because of which we are thinking that which option shall we choose out of three। तो आपने कहा कि ठीक है, आईटीओ, स्टूडियो, गुड़गांव, देयर आर थ्री ऑप्शंस लेट अस से। तो आपने कहा सर तीन ऑप्शन है और तीनों में हम सोच रहे हैं कि आखिरकार हम किस ऑप्शन को चूज करें। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, आप ना उस ऑप्शन को चूज करेंगे, आप कहेंगे कि सर आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे तीनों में से जिस ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। बेनिफिट का मतलब क्या है, आपने रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट रेवेन्यू लेके चले हैं। अब आपने उस ऑप्शन को चूज कर लिया, इसका मतलब आपने बाकी दोनों को फॉरगो किया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती थी, ऑब्वियसली आप दोनों एक मतलब तीन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल के केस में इसमें जैसे ए प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, बी प्रोडक्ट बना सकते हैं और सी सॉरी। अब आप तीनों में से this problem is that you have limited resources, you can produce either one of the three। ठीक है, तो आपने कहा कि सर आई विल डेफिनेटली गो फॉर द ऑप्शन दैट विल हैव हाईएस्ट बेनिफिट। मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगा जिसपे मेरा बेनिफिट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। बिल्कुल सही बात है सर, हाईएस्ट बेनिफिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप हाईएस्ट बेनिफिट पे जाएंगे तो आपको क्या फॉरगो करना पड़ेगा। आपने कहा सर इसका मतलब तो मुझे वो वाले ऑप्शन फॉरगो करना पड़ेगा तो अगर ये हाईएस्ट बेनिफिट वाला ऑप्शन नहीं होता मैं जिस उस पे जाता। मतलब लेटस से मेरे पास आईटीओ का ऑप्शन नहीं होता तो मैं किस ऑप्शन को चूज करता। आप कहते सर टीचिंग के लिए अगर आपके पास आईटीओ का ऑप्शन नहीं होता तो आप स्टूडियो में जाके वर्चुअल क्लास लेना पसंद करते रेदर देन गोइंग टू गुड़गांव। तो ऑब्वियसली आप कहते हैं कि आईटीओ चूज करने की वजह से, आईटीओ चूज करने की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी क्या लूज हुई, स्टूडियो पे पढ़ाने की। गुड़गांव पे तो इन एनी के साथ तब भी नहीं पढ़ा रहे थे, गुड़गांव पे तो आप तब भी नहीं पढ़ा रहे थे जब आप आईटीओ पे नहीं पढ़ाते। क्यों, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन था गुड़गांव से स्टूडियो, और आप तीनों में से एक ही जगह पढ़ा सकते हैं। तो आपने कहा कि सर ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अब कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स देखें। मैंने कहा ये क्या होता है फाइनेंशियल फैक्टर्स। आपने कहा कि सर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा जहाँ रुपीज टर्म्स आ जाते हैं ना वहां फाइनेंशियल हो जाता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह। अब ध्यान से सुनना इस वर्ड को, अब लाइन जो बोलने जा रहा हूं, जहां रुपीज नहीं आते, नंबर ऑफ रिजेक्ट्स, गुडविल, ये सब, मतलब रुपीज नहीं है, अब बाकी चीजें परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट इनको लेके चल रहे हैं तो आप कह रहे हैं नॉन फाइनेंशियल, मतलब रुपीज नहीं है जहां। अब आपने कहा कि सर फाइनेंशियल नहीं है ना ये, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आप कौन से फैक्टर्स लेके चलते हैं। आपने कहा कि सर क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम वो फैक्टर्स लेके चलते हैं, क्वालिटेटिव में जहां पे आप फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव में कौन से लेके चलते हैं, यहाँ फिगर्स की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव का मतलब जैसे गुडविल, लॉस सेल्स, आपने कहा कि सर इस तरीके की चीज। अच्छा, एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो कुछ भी है। और सेकंड क्या था, सेकंड आपका था
आपने कहा कि सर क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं, इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में नहीं दिखाई दे रही होती, वो चीजें बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कई बार हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बात नहीं कर रहे होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि डिसीजन लेते समय हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचते, हम स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। मतलब सिर्फ शेयर होल्डर ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फ्यूचर को कैसे देखती है उसके हिसाब से। तो कई बार क्या करती है मैनेजमेंट, आपका शेयर होल्डर का बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रही होती है। तो वो कहती है कि यार ये मत सोचो कि आज की डेट में कहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट है, आप लॉन्ग टर्म में सोचिए कि 2 साल बाद, 3 साल बाद। ऑब्वियसली इफ यू विल प्रैक्टिस ऑन स्टडी लेटर से आपके कुछ दिन बाद वर्चुअल क्लासेस चल पड़ेंगी अच्छे से। तो आप ये मत सोचो कि आज आप आईटीओ पे अच्छा कमा रहे हैं, आप ये सोचिए कि स्टूडियो में क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो आप कहेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस जरूर होगा, लॉस जरूर होगा, लेकिन आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो अब जैसे ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? स्टूडियो ऑप्शन को चूज करेंगे। तो आपने कहा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन कॉस्ट क्या बनेगी उस केस में? आप कहेंगे अगर हम स्टूडियो नहीं होता तो किस ऑप्शन पे जाते? ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर केस तो हम आईटीओ पे ही पढ़ाते। तो आपने कहा क्योंकि स्टूडियो पे आपने फ्यूचर की वजह से किया, तो आप कहेंगे मेरा 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 मेरी जो नेट है -25,000, वो कहेंगे नेट बेनिफिट है -25,000। अब आपने कहा कि सर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 150। अब आपने कहा मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्रॉस करके चलना है कि जिस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हैं उसको आप उसको आप काटिए कि ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम किस ऑप्शन पे जाते हैं। अब आपने कहा कि सर डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट और कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या थी? मैंने कहा डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट के अंदर हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि कौन सी कॉस्ट है जो अवॉइड हो सकती है, उसको ही डिस्क्रिशनरी बोलते थे। आप रेलेवेंट भी बोल देते हैं। कमिटेड फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल होती है, हमें मालूम है। और मैंने आपको बताया था कि अगर फिक्स कॉस्ट के बारे में आपसे कभी कुछ ना बोला हो तो आप क्या मान के चलते हैं? क्या आपकी फिक्स कॉस्ट कैसी है? आपने कहा हम मान के चलते हैं कि वो फिक्स कॉस्ट हमारी अनअवॉइडेबल इन नेचर है, वो कमिटेड इन नेचर है, जब तक आपसे स्पेशली कुछ ना कहा, या फिर आप क्लियरली एजम्पशन लेके चलें। इसके बाद हम आए थे सेकंड सिचुएशन में, जहां पे जहां पे बहुत बढ़िया दिव्यम, आपको याद है, आई एम रियली ग्लैड, जहां पे आपने कहा कि सिचुएशन ऐसी है कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट्स यू कैन प्रोड्यूस। You can similarly here example was you can sir teach at more than one place simultaneously. For example, not simultaneously, you can say that आपके पास फुल डे में 3 स्लॉट्स हैं, तो आपने तीनों स्लॉट्स आपने यहाँ पे बुक कर लिए, आईटीओ, स्टूडियो एंड गुड़गांव, लेट अस से। या आपके पास थ्री थ्री प्रोडक्ट्स आपके आपके बनाने हैं, आपने तीनों की तीनों बना रहे थे, X, Y, Z. Now all of a sudden you came to understand that you can also produce fourth products. Fourth product, let us say A. You are producing X, Y, Z. You can now produce one more product. What is known that A. अब आपने कहा obviously I have limited resources. I need to either I am bound to forego what? One of these products. Either of the three products I am supposed to forego. Why? आप कहेंगे बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज है सारे लगा रखे थे। सॉरी। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है, वॉट एवर द अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन में भी, आप किस ऑप्शन को फॉरगो करना चाहेंगे? यू विल से वी विल फॉरगो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन वेयर वी आर अर्निंग लीस्ट अमाउंट अमंग दी थ्री। मतलब जैसे थ्री प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट पे भी आप सबसे कम कमा रहे हैं, लेट अस से जेड पे, तो आप जेड को फॉरगो करेंगे। आप अपनी टीचिंग का आपने जहां पे एग्जांपल लिया था, आप कहेंगे कि सर हम क्या फॉरगो करेंगे? आप गुड़गांव को फॉरगो करेंगे। सर आप क्यों? क्योंकि सबसे कम अर्निंग है। तो जब भी एक से ज्यादा, मोर देन वन प्रोडक्ट्स हम अगर एक साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे किसको ऑप्शन को लेके चलते हैं? जहां पे सबसे कम कंट्रीब्यूशन हो। और जब हमसे पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि आपको एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आप जिस प्रोडक्ट को चूज कर रहे होते हैं आप कैसे लेके चलते हैं? पहले अज्यूम करते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम किस ऑप्शन को चूज करते हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा इस ऑप्शन को चूज करते हैं ना, अब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं इसीलिए इसको आप फॉरगो कर रहे हैं। तो आपकी दोनों में थोड़ी सी अप्रोच में डिफरेंस है, लेकिन दोनों बहुत बढ़िया अप्रोच है।
अब आपने कहा कि सर इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए। मैंने कहा इसके बाद देखिएगा, हमने कुछ प्रैक्टिस की थी इसके ऊपर, और फिर मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताए थे कि कॉस्ट कितनी तरीके की हो। मैंने आपको समझाया था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हम लोग मेनली ये थ्री बोलते हैं, जबकि होता क्या है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर। अब ये सारी चीजें डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल ले लें तो हम उसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब आपने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल ले लें, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो आपने कहा कि सर डायरेक्ट मटेरियल के केस में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सारी ले लेते हैं तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, और अगर हम सारी इनडायरेक्ट को ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड। अब आपने कहा कि सर ये तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, ये तो मुझे अच्छे से क्लियर हो। मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों आगे देखिएगा, इसके बाद, इसके बाद देखिएगा प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड। अच्छा, ये कई तरीके के ओवरहेड होते हैं तो इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जा रहे। अब आपने कहा कि सर अब हम ओवरहेड को तो बाद में लेंगे, अब हम सोचना क्या है, हमें ये सोचना है सबसे पहले, अगर रेलेवेंट कॉस्ट लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले किसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे। अगर मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट वाले को 3 को ऐड कर देते हैं, क्या हो गया, ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंस। टिपिकली देखा गया डायरेक्ट एक्सपेंस का एक्सपेंडिचर इतना लो होता है कि हम उसको इग्नोर करके चल रहे होते हैं, हम क्या देते हैं सीधा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते भी नहीं है, होता है, हम बोलते भी नहीं क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है प्रोडक्ट पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग याद दिला दूं, डायरेक्ट का मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या आप कहेंगे आप जिस भी कॉस्ट एलोकेशन बेस है, जो भी आप जिसके ऊपर भी निकालना चाह रहे हैं आप, कॉस्ट एलोकेशन बेस गलत वर्ड है, जो भी प्रोडक्ट या आप कहेंगे कॉस्ट सेंटर, जिसके ऊपर आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है तो आप उसको कहते हैं डायरेक्ट। अगर वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता, उसके ऊपर उसको आपको अपोर्शन, एलोकेशन या कुछ भी करना पड़ता है, मतलब बांटना पड़ता है, देन इट इज नोन एज, आपने कहा इनडायरेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले आई टोल्ड यू दैट हमें क्या सोचना है, मटेरियल कभी भी हम इसलिए हेल्ड नहीं करते कि हम सेल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट ट्रेडर। इफ वी आर ट्रेडर देन इट विल बी फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अस, इट विल नॉट बी नोन एज मटेरियल। फॉर अ मैन्युफैक्चरर, आपने कहा मटेरियल जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूज के लिए होता है। अब मैंने आपको समझाए थे, कुछ केसेस सिखाए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल को किस तरीके से हम रेलेवेंट इररेलेवेंट चूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए केस वन, मैंने आपको टेबल के हिसाब से भी बताया था, मैं केसेस के हिसाब से यहाँ पे हल्का सा याद दिला रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। आपके पास बुक में टेबल्स हैं, आप प्लीज वो टेबल्स देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा कहाँ पे हैं, आ जाइए। ये रहा वो टेबल, आपका टेबल है पेज 6-10 पे। टेबल जो है आपका पेज 6-10 पे है। ये टेबल है, मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर रखा है इसलिए ऐसा हो रखा है, मतलब ये टेबल है। तो आपने कहा ठीक है सर, 6-10। अब मैं आपको केसेस से समझा रहा हूँ, इसके बाद टेबल के बाद ही हमने केसेस पढ़े थे जिससे हमने सीखा था, और बहुत डिटेल में सीखा था, है ना। तो आपने कहा कि सर किस तरीके से था, मैंने कहा देखिए केस वन जो था उसमें हमने क्या किया था, हमने माना था, केस वन जो था उसमें हमने माना था कि हमारे पास जो मटेरियल है वो रेगुलर यूज का है, मतलब मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अब आपने कहा कि सर मैं जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ, आप लेटेस्ट से, मैंने एग्जांपल लिया था लेटेस्ट से,
हमारा एक रेस्टोरेंट है तो हम फ्लावर यूज करते हैं, मतलब आटा। व्हेन यू आर यूजिंग फ्लावर, तो आप कहेंगे मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, है ना, किसी भी डिश में। अब ऑल ऑफ अ सडन लेटर से एक मैरिज का या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया जहां पे आपको काउंटर लगाना है। अब अगर आप वहां पे काउंटर लगा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुझे फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। जब आपको फ्लावर की रिक्वायरमेंट है, यू विल गो इनटू द मार्केट एंड यू विल परचेज। तो आपकी परचेज प्राइस मतलब आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है वही तो रेलेवेंट हुई। आपने जब परचेज किया तो आपकी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई, वो आपकी रेलेवेंट थी। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आप, बिकॉज आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सीधी सी बात है ये सोच रहे हैं यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्यों ना एक काम करूं, ऑर्डर कर दूं उसको कि गुड्स दे जा। और अभी काम वेट करने के लिए के बजाय, मीन्स रेदर देन वेटिंग कि वो गुड्स आएंगे, मटेरियल आएगा, मैं अपने रेगुलर गुड्स के स्टॉक में से उस मटेरियल को यूज कर लूं। मैंने कहा ठीक है कर लो। हमने कहा रेगुलर मटेरियल का जो 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 परचेज किया था उसकी कॉस्ट ये थी, तो मैं आप कहेंगे कि सर उसकी जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है उसको मत देखिए, बिकॉज इट इज संक इन नेचर। और मैं उसको परचेज थोड़ी कर रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे ले रहा हूं। और मार्केट में मार्केट में मैंने ऑर्डर कर दिया है, एज सुन एज आई विल रिसीव, मैं आपको उसकी जगह रिप्लेस करके दे दूंगा। तो अल्टीमेटली आपके पास तो वैसे का वैसे ही स्टॉक रहा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरी कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगी वो कौन सी लगी? जो मैंने मार्केट से परचेज प्राइस किया था। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? आपने कहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट क्यों? मैंने आपसे लिया और उसको रिप्लेस करके दे दिया। कौन सा रिप्लेस किया? जो मैंने ओरिजिनल मार्केट से परचेज किया था। इसीलिए मैंने उसका नाम क्या दिया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर आप कहेंगे ओरिजिनल परचेज प्राइस। ओरिजिनल नहीं, करंट परचेज प्राइस। करंट परचेज प्राइस। ना कई बार वर्ड आ जाता है ओरिजिनल परचेज प्राइस। ओरिजिनल परचेज प्राइस कौन सा होता है? जो मटेरियल रेगुलर यूज में था, जो ओरिजिनली कितने का खरीदा गया था, उसको कहते हैं ओरिजिनल परचेज प्राइस। कि आपने वो मटेरियल मान के चलिए 100 रुपी केजी के हिसाब से लिया था, तो आप 100 रुपी केजी ओरिजिनल परचेज प्राइस बोलेंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि सर इसके सिवाय भी अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत सारे। तो हमने लिया रेगुलर यूज का मटेरियल है, लेकिन मटेरियल इरेगुलर यूज का भी हो सकता है। मतलब आपने कहा स्लो मूविंग आइटम हो सकता है या नॉन मूविंग आइटम हो सकता है जो अब यूज में नहीं आता। आपने कहा ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने आपको एडिसन या फ्लोरोसेंट बल्ब का एग्जांपल लिया था। मैंने आपको दिखाया था कि देखिए, पहले हम लोग हैलोजन यूज करते थे। हैलोजन यूज करते थे, आपको पता होगा। पहले हम लोग क्या करते थे? बल्ब यूज करते थे, एडिसन बल्ब जो फ्लोरोसेंट बल्ब होता था। अब क्या यूज करते हैं? अब आप यूज करते हैं क्या? आप यूज करते हैं एलईडी बल्ब। तो आपने कहा जो सर स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड जो मतलब नीचे की चूड़ी है, वो तो दोनों की सेम है। तो वो है रेगुलर यूज का मटेरियल, मतलब वो तो यूज में आता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके अंदर फिलामेंट की, क्योंकि अब वो मटेरियल, अब फिलिप्स कंपनी है आपकी, अब आपके लिए वो फिलामेंट यूज का नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कहा क्योंकि सर आज की डेट में आज की डेट में हमें यूज में नहीं आता, बल्ब नहीं बनाते हम। अब ऑल ऑफ अ सडन एक स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो क्या करोगे? आपने कहा स्पेशल ऑर्डर आ गया जहां पे फिलामेंट का यूज है। तो आप कहेंगे अच्छा, वैसे तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे, हमेशा पूरे करिकुलम में जैसे ही हमें ये दिया होगा कि गुड्स मेरे पास किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करके स्पेस स्पेस खाली करोगे और उस जगह को यूटिलाइज करके कुछ और काम करोगे। नेचुरल सी बात है। आपने कहा कि सर तो हम यही मान के चलेंगे यहाँ पे भी कि हम स्पेस खाली करके यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। यही मानेंगे, मैं भी यही मानूंगा। तो आपने कहा ठीक बात है, स्पेस खाली करो। तो आपने कहा स्पेस खाली करने के लिए कई बार क्या होता है कि हम जब गुड्स के लिए मान के चले स्क्रैप डीलर को बुलाया, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तो फ्री में लेके जाऊंगा। तो आपने कहा नील हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ है ही नहीं। और ओरिजिनल परचेज प्राइस कितने का मटेरियल लिया था इससे कोई मतलब नहीं। आज की डेट में अगर आपके लिए ये कुछ वैल्यू नहीं रखता, आप तो फेंकने वाले थे खाली स्पेस करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन एक स्पेशल बिजनेस आ गया जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मेरी रेलेवेंट कॉस्ट तो नील ही हुई। मेरी रेलेवेंट कॉस्ट तो नील ही हुई, क्योंकि ये तो मेरे लिए कुछ वैल्यू ही नहीं था। लेकिन अगर मान के चलिए स्क्रैप डीलर मेरे को 10,000 रुपीज देने वाला था उस पर्टिकुलर मटेरियल के जो आप स्क्रैप कर रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पास स्पेशल बिजनेस आया। स्पेशल बिजनेस में जब आपने उस मटेरियल को लगाया, तो आपने कहा कि सर मैं ये सोचूंगा कि यार मैं जो स्पेशल बिजनेस में अर्न कर रहा हूं एटलीस्ट 10,000 अर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह से
10,000 की अपॉर्चुनिटी अर्न करने की लूज कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर 10,000 मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हमने पहले ही समझा था रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट बनेगी अपॉर्चुनिटी। अब आपने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि कभी हमारे पास केस 3 बाद में करते हैं, केस 5 पे आ रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि सर हम हम उस मटेरियल को उठाने के, डिस्पोज ऑफ करने के पैसे दें। मैंने कहा ये भी पॉसिबल है। यहां पहली सिचुएशन तो थी जहां हमें कुछ नहीं देना, ना कुछ मिल रहा ना कुछ दे रहे। सेकंड में स्क्रैप डीलर हमें कुछ देने को रेडी था। थर्ड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोबाल्ट का, जो कि एक डेंजरस मटेरियल है, या आप कुछ कह लीजिए एसिड है या कुछ भी है, जिसको आप एक्सप्लोसिव्स हैं या कुछ भी ऐसा है। जैसे आपने कहा कि सर एक बैटरी है, बैटरी को आप ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है बैटरी एक्सप्लोड कर सकती है। ये हमारे उसमें वार्निंग सिग्नल भी होता है बैटरी के ऊपर, अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो उसको बड़े ध्यान से डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो आपने कहा लेटस से आपको जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं ऐसे मटेरियल को जो नॉन मूविंग था, आपने कहा कि सर मैं तो क्या कर रहा था, उसके पैसे पे कर रहा था रेदर डिस्पोज ऑफ करने के। मैं तो 5,000 देने को रेडी था डिस्पोज ऑफ के, सामने वाला स्क्रैप डीलर में से लेके जा रहा था, कह रहा था 5,000 दोगे तब उठाऊंगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मेरे को एक स्पेशल ऑर्डर आ गया, जिसमें मैंने देखा अरे यही मटेरियल यूज में आ जाएगा जो मेरा रखा हुआ है, जो मैं फालतू में किसी स्क्रैप डीलर को पैसे देके उठाने को कह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं ये स्पेशल ऑर्डर कर लूं तो मेरे ये 5,000 सेव हो जाएंगे। तो क्योंकि ये मेरे 5,000 सेव हो रहे हैं, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे या तो ये कहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी नेगेटिव 5,000 है, या फिर आप कहिए कॉस्ट सेविंग मेरी 5,000 है, कॉस्ट सेविंग मेरी 5,000। इसके बाद आपने कहा क्या, आपने कहा कि सर इसके बाद देखिए फोर्थ केस क्या था, फोर्थ और फिफ्थ केस, फोर्थ और थर्ड केस। थर्ड केस था कि अगर मेरे पास गुड्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ केस। तो मैंने कहा अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो आप पता है क्या करते हैं, जो चीज स्टॉक में नहीं होती उसको आप मार्केट से परचेज कर लेते हैं, वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। कभी भी आप परचेज करने के टाइम पे स्क्रैप वैल्यू नहीं देखोगे। क्यों, आप कोई भी मटेरियल इसलिए परचेज नहीं कर रहे कि आपको कबाड़ में बेचना। यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर। तो फालतू की चीजें नहीं सोचेंगे हम कहेंगे सिर्फ परचेज प्राइस लेके चलेंगे। फिर हम आए थे एक और केस पे, वन और टू केसेस वर देयर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे केस थे। केस 7 पे आ रहा हूं, जिससे केस 6 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। केस 7 में हमने एक बहुत बेसिक चीज सीखी थी, बेनिफिट दो तरीके के होते हैं। कई बार कैश इनफ्लो होता है, वो बेनिफिट होता है। कई बार सेविंग्स हो जाती है, मतलब कैश आउटफ्लो बच गया, तो वो भी बेनिफिट है। आपने कहा इन एनी केस सेविंग्स एंड बेनिफिट दोनों ही, सेविंग्स और बेनिफिट दोनों ही मेरे लिए बेनिफिट है। तो आपने कहा कि सर इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली जैसे इस एग्जांपल में था, इस केस में था कि आपके पास मटेरियल जो है वो किसी काम का नहीं, लेकिन आपने सोचा कि क्यों ना इस मटेरियल को हम बेचते हैं। तो आपने कहा रीसेल वैल्यू आएगी हमारे पास, कहीं बेचेंगे तो हमारे पास सेल वैल्यू आएगी। अच्छा, या फिर आपने सोचा क्योंकि बेकार में कबाड़ में बेच दें, एक काम करते हैं वी विल गेट सम स्क्रैप वैल्यू। ऑल्टरनेटिवली यू थॉट कि क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको किसी मटेरियल की जगह रिप्लेस कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर लेता हूं। आपने जब इसको किसी सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया, तो आपने क्या कहा, अरे मैंने जब सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया, तो सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करने में लेटस से मेरी कुछ सेविंग हुई, लेटस से मेरी 40,000 की सेविंग हुई। कैसे, अगर मैं वो सब्स्टिट्यूट मटेरियल खरीद के वो उस जिस प्रोडक्ट पे लग रहा था, लेटस से प्रोडक्ट क्यू पे लग रहा था वो सब्स्टिट्यूट, मान लीजिए प्रोडक्ट क्यू पे लग रहा था वो सब्स्टिट्यूट, तो आपने कहा मेरी प्रोडक्ट क्यू में 40,000 रुपीज की सेविंग हुई, क्योंकि मेरे को उसका मटेरियल नहीं खरीदना पड़ा। लेकिन उस सेविंग्स को करने के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ ऑल्ट्रेशन कॉस्ट इनकर की। मैंने कहा ऑल्ट्रेशन कॉस्ट इनकर की, हाँ आपने सर ऑल्ट्रेशन कॉस्ट इनकर की। तो आपने क्या किया सर, उसमें आपने कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, तो आपके 10,000 लग गए। क्योंकि आपके 10,000 लग गए, तो आपने कहा कि सर ऑल्ट्रेशन कॉस्ट हटा के अल्टीमेटली नेट सेविंग कितनी की, आपने कहा 30,000। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट में हमने सेविंग की है 30,000 और रीसेल में 20,000। अब अगर हमें ये सोचना याद करी, मैंने कहा था कि प्रपोजल पे, अब तीनों में से एक ही चीज तो यूज कर सकते हैं, या तो प्रपोजल पे मटेरियल यूज कर लेंगे, या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या रीसेल कर लेंगे। तीनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फंडे में हम क्या करते हैं कि अगर हम प्रपोजल को चूज करते तो कैसे सोचते हैं कि अगर ये प्रपोजल नहीं होता तो किस पे जाते। तो आपने कहा कि सर उस पे जाते जिसपे बेनिफिट मैक्सिमम हो। और आपने सुना था
1 रुपी सेव्ड इज इक्वल टू 1 रुपी अर्न। बहुत बढ़िया दिव्यम। 1 रुपी सेव्ड इज इक्वल टू 1 रुपी अर्न। आपने यही चीज सुनी थी, तो आपने कहा क्योंकि मेरी सेविंग हो रही है 1 रुपी की, तो मैं 1 रुपी अर्न कर रहा हूं। इसका इक्विवेलेंट मीनिंग यही है। तो आपने कहा कि सर इसका मीनिंग यही है कि अगर मैं प्रपोजल को चूज करता हूं तो मैं उस ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें मेरी, जिसको मैं चूज करता अगर प्रपोजल नहीं होता, तो आप उसको चूज करते, किसको, सब्सटीट्यूट को। तो आपने कहा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेविंग्स लॉस्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब हम आ गए डायरेक्ट लेबर पे। अब हम आ गए डायरेक्ट लेबर पे। एक सेकेंड। डायरेक्ट लेबर में आपने देखा था कि दो तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर। मतलब हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ब्लू कॉलर में क्या हो गया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। आपने कहा सभी वर्कर हैं, ये मत सोचिएगा कि कोई भी ओनर है, सभी वर्कर हैं। और वर्कर हम लोग देखिए जब ऑफिस में चले जाते हैं तो हम अपने आप को एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं, लेकिन है तो हम भी वहां पे नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं। अगर नौकर ही तो नौकरी करेगा, मालिक तो नौकरी नहीं करेगा। नौकर, नौकरी तो ऑफेंसिव लगता है, लेकिन देखो सच्चाई तो सच्चाई है। जब हम घर के नौकर की बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हम मालिक हैं, वो नौकर है। लेकिन अगर नोटिस किया जाए जब हम किसी और के यहाँ जाके काम कर रहे हैं तो हम भी तो नौकर हुए ना। ठीक है, इट इज सेम, वी आर वर्कर्स। तो वो अच्छे क्वालिटी के वर्कर्स को हम व्हाइट कॉलर बोल देते हैं, जो थोड़ा सा लो क्वालिटी, मतलब जिनके पास नॉलेज स्किल्स वगैरह कम होती हैं, उनको हम ब्लू कॉलर बोल देते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। इन एनी केस ये लेबर जो है दो तरीके से हायर की जाती है। एक होता है कैजुअल लेबर, कैजुअल बेस पे हायर करते हैं, मतलब हायर एंड फायर बेसिस। एक परमानेंट, जिसे हम रेगुलर, रेगुलर लेबर बेस बोलते हैं। कैजुअल को कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर भी बोला जाता है। मतलब इसको हम निकालते नहीं, हम कहते हैं ये हमारे साथ रहेगी, इसको पे करते ही रहेंगे चाहे काम हो या ना हो, क्योंकि ये लॉयल है या इसके पास स्किल्स हैं। हम दूसरी लेबर को बार बार वो स्किल्स नहीं सिखा सकते, तो बहुत सारे रीजंस हैं। फिर हमने सीखा था वेज पे करने के कई तरीके होते हैं। टाइम बेस पे होता है, जैसे पर आवर, पर मंथ, पर डे, पर एनम। इस बेस पे होता है पर वीक। जो एम्प्लॉयज ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उनको टाइम बेस पे जनरली सैलरी मिल रही होती है। पीस रेट पे भी होता है। पीस रेट पे क्या होता है कि आपने जितने यूनिट्स बनाए उसके हिसाब से आपको आउटपुट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो आपने कहा कि सर अब क्या होता है लेबर के साथ, जरा कॉन्सेप्ट बुक पे आइएगा। लेबर के इसमें नेचुरल सी बात है, आप ऐसी लेबर हायर करना चाहेंगे जो आपके पास हमेशा रहे और आपके पास हमेशा वर्क भी रहे, आप हमेशा यही काम चाहेंगे, तो आप रेगुलर लेबर हायर करके रखते हैं। अब लेटस से आपके पास जो रेगुलर लेबर है वो उसके पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम था, वो खाली बैठी थी, खाली बैठी थी, आइडल टाइम था, स्पेयर था, टेम्परेरी। ऑल ऑफ अ सडन यू रिसीव्ड एन ऑर्डर। अचानक आपके पास क्या आया, एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर को रिसीव करने के चक्कर में क्या हुआ, जब आपने वो ऑर्डर रिसीव किया, उस ऑर्डर को रिसीव करने के चक्कर में क्या हुआ, आपने कहा कि सर मेरे पे ऑर्डर आ गया। हम्म, आपने कहा उस लेबर को हमने वहां यूटिलाइज कर लिया, तो आपने लेबर को कुछ एक्स्ट्रा तो पे नहीं किया, इसलिए आपकी रेलेवेंट कॉस्ट नील है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पे किया होता तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होती। अगर कुछ एक्स्ट्रा पे किया होता तो आपकी वो रेलेवेंट कॉस्ट होती। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अभी कुछ किया ही नहीं तो रेलेवेंट कॉस्ट कहां से, है ना। अच्छा, अब आपने कहा कि सर इसके बाद बताइए, मैंने कहा इसके बाद सुनिएगा। अब अगर मान के चलिए सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, लेबर के पास पेयर टाइम नहीं है। पहली सिचुएशन में तो हमने क्या कहा, लेबर के पास पेयर टाइम है। दूसरी सिचुएशन में क्या बोला, नहीं है भैया, खाली क्या करोगे। तो आपने कहा कि सर दो पॉसिबल सिचुएशंस है, आपके पास ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम कर सकता है, या ओवर टाइम पॉसिबल नहीं है। आपने कहा यार वो ओवर टाइम कर लेगा, या फिर आपने कहा कि सर उसका ओवर टाइम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर उससे मैंने कहा कि तू एक काम कर, तू थोड़ा ओवर टाइम कर ले, और वो करने को रेडी हो गया, तो जो मैं ओवर टाइम के लिए पैसे दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, जो भी इनकरेंस हो रही है, वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है। जो भी ओवर टाइम वेजेस हैं, मतलब जो भी मेरी बेसिक वेजेस हैं ओवर टाइम पीरियड की, और जो उस पीरियड की ओवर टाइम प्रीमियम है, मतलब एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए नॉर्मली मैं देता हूँ उसको 10 रुपी पर आवर के हिसाब से, ओवर टाइम में मैं दे रहा हूँ उसको 15 रुपी पर आवर के हिसाब से। तो जितने आवर्स उसने ओवर टाइम किया तो मैं उसको 15 की कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। 15 का मतलब रेलेवेंट 15 हुई, 10 बेसिक प्लस 5 रुपी ओवर टाइम प्रीमियम। तो आपने इस तरीके से पेमेंट कर दिया, आपका काम हो गया, रेलेवेंट कॉस्ट ये है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ओवर टाइम पॉसिबल ना हो। अगर ओवर टाइम पॉसिबल नहीं है
तो आपके पास एक सिचुएशन आ गई, आपने कहा कि फिर तो मेरे को लेबर बाहर से हायर करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को काम तो करना है। अगर आप गए बाहर लेबर हायर करने के लिए और आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा मेरे को लेबर दो और पेमेंट लो, आपने पेमेंट के लिए लेबर के पैसे दिए, काम कराया, लेबर भगा दी, खत्म बात। जितने दिन काम कराया, ये जरूरी नहीं है डेज ही हो, ईयर्स भी हो सकता है, कई बार सिचुएशन टू सिचुएशन फर्क पड़ता है। आपने कहा कि सर मैंने अल्टीमेटली उनसे काम कराया और उसकी पेमेंट की, तो जो वर्क की पेमेंट की आपने कहा वो रेलेवेंट है। और सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, आप उनको कह रहे हैं कि भाई हम आप जब गए कॉन्ट्रैक्टर के पास, उसने कहा जी मेरी लेबर तो सारी गांव गई हुई है मनरेगा के पैसे लेने के लिए, या फिर आपने कहा कि कटाई करने, वॉट एवर द केस में भी, वो हार्वेस्टिंग के लिए गई है, मनरेगा के पैसे के लिए गई है, वॉट एवर द केस में भी, वो लेबर अब इस समय नहीं पॉसिबल है। तो आपने कहा अरे तो क्या करें, तो आपने कहा एक काम करते हैं, आपने कहा एक काम करते हैं, हम अभी जो वर्क है उसको छोड़ के यहाँ पे लेबर लगा देते हैं। मैंने कहा अरे यार, फिर तो सिर्फ तभी लगाऊंगा तो जब मेरे को यहाँ पे नए वर्क में ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा करंट वर्क को छोड़ने से। तो आपने कहा ठीक है, ये एनालाइज कर लीजिए कि करंट वर्क पे कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। तो हमने इसमें दो तरीके सीखे थे इसको लेके चलने के। आपने कहा कि सर पहला तरीका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते समय वेजेस की कॉस्ट को माइनस नहीं करते, जो कि हमने कहा था वेजेस जो होती है वो कमिटेड इन नेचर होती है, इसलिए हम वेजेस की कॉस्ट को माइनस नहीं करते। तो आप कहते हैं कि यार हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि यार देखो जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर मेरे को उससे ज्यादा मिल जाए तो बेस्ट इस नए प्रोजेक्ट में, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हुए वेजेस माइनस नहीं करते। सेकंड सिचुएशन क्या हो जाती है, आपने कहा कि सर इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं, मैथमेटिकली सेम आंसर आएगा, वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लीजिए, और वेजेस आपकी जो भी वेजेस हैं उस लेबर की उस टाइम पीरियड के लिए वो ले लीजिए, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते पे भी आप वेजेस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आई टोल्ड यू कि आइदर वे में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आईसीआई के बिहाफ पे, आईसीआई आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, दोनों तरीके से। अच्छा ये हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया। इसके बाद आप कहां पे आ गए, आपने कहा कि सर मटेरियल और लेबर के बाद हम आगे बढ़े ओवरहेड पे। मैंने कहा ओवरहेड्स, हाँ जी ओवरहेड पे आ गए सर हम। मैंने कहा ओवरहेड में कैसे है, मैंने कहा ओवरहेड में कैसे है, तो आपने कहा कि सर ओवरहेड दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स ओवरहेड। मैंने कहा हाँ वेरिएबल और फिक्स तो होता है, उसमें क्या है। आपने कहा कि सर वेरिएबल ओवरहेड जो कोई भी होता है ना वो रेलेवेंट इन नेचर होता है, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा रेलेवेंट इन नेचर होता है। तो मैंने कहा फिक्स में ऐसा नहीं होता। आपने कहा सर फिक्स के अंदर याद रखिएगा, फिक्स के अंदर याद रखिएगा कि सर इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती। मैंने कहा फिर, आपने कहा कि सर फिक्स ओवरहेड में पता है क्या होता है, फिक्स में सिर्फ जो एडिशनल ओवरहेड है वो रेलेवेंट लेके चलते हैं। तो मैंने कहा वेरिएबल ओवरहेड में ऐसा क्यों होता है, आपने कहा कि सर वेरिएबल ओवरहेड में तो पता है एक और चीज होती है, अगर क्वेश्चन ने मान के चले 3 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और 1 प्रोडक्ट पे वेरिएबल ओवरहेड लगा रखा है, तो हम मान के चलेंगे तीनों प्रोडक्ट पे वेरिएबल ओवरहेड है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लेबर वर्क करेगी तो फैन तो यूज करेगी, पावर वगैरह तो लगाएगी। तो आपने कहा कि सर लेबर अपने आप जब भी वर्क करेगी, वेदर और नॉट लेबर की कॉस्ट रेलिवेंट है, जब भी वर्क होगा हमारे यहाँ वेदर और नॉट लेबर की कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं, आपकी रेलिवेंट कॉस्ट में आप वेरिएबल ओवरहेड लेके चलेंगे, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड लगता ही लगता है, वेरिएबल ओवरहेड लगता ही लगता है, और वो रेलेवेंट इन नेचर है। अगर वो आपको एक्चुअल दे रखा होगा तो एक्चुअल, अदरवाइज आपको जो भी एब्जॉर्प्शन रेट दे रखा होगा आप वो लेके चलेंगे, एज्यूमिंग कि वो करेक्टली एस्टिमेट कर रहा है आपकी एक्चुअल एडिशनल ओवरहेड को। तो मतलब वेरिएबल ओवरहेड हमेशा रेलिवेंट होता है, अगर एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल लेंगे, अदरवाइज आप एब्जॉर्ब को लेके चलेंगे, एज्यूम करते हुए कि वो एक्यूरेटली एस्टिमेट कर रहा है जो आपकी एक्चुअल एक्स्ट्रा कॉस्ट है वेरिएबल ओवरहेड पे। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब मैं फिक्स ओवरहेड की बात कर रहा हूं तो आपने क्या कहा, जब भी मैं फिक्स ओवरहेड की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि सर फिक्स ओवरहेड के केस में आप हमेशा बोलेंगे कि जो भी एडिशनल फिक्स ओवरहेड है सिर्फ वो रेलेवेंट है, जो एडिशनल फिक्स ओवरहेड है सिर्फ वो रेलेवेंट है, अदरवाइज फिक्स ओवरहेड में अगर एब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है तो वो इररेलेवेंट है। अच्छा एक चीज और हमने समझी थी कि ओवरहेड के अंदर अगर, यहां मैंने नोट भी लिखवाया था, कुछ ना बोला हो और बाइफरकेट करने का कोई तरीका ना हो कि वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड में, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओवरहेड कौन सा है, फिक्स इन नेचर है।
ये हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि साइजेबल पोर्शन जो होता है वो फिक्स ओवरहेड होता है, ना कि वेरिएबल। इसके बाद हम आ गए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे। कॉन्सेप्ट बुक की पेज 6-9 पे आइए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मशीन्स किस तरीके से है, प्लीज ध्यान देना। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मशीन्स किस तरीके से है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि सर कैसे है, मैंने कहा देखो, मशीन्स में जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल नहीं, रेलेवेंट कॉस्ट, सॉरी आई बेग योर पार्डन। आपने कहा मशीन में जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो दो तरीके की मशीन्स होती है, हमें याद रखना हो। फर्स्ट टाइप की मशीन जो होती है वो रेगुलर यूज की मशीन होती है, और सेकेंड टाइप की मशीन जो होती है वो रियली यूज की मशीन होती है, वो रेगुलर यूज की नहीं होती। जब मैं फर्स्ट टाइप की मशीन की बात कर रहा हूँ, लेट अस से फर्स्ट टाइम मेरी रियली यूज है, तो आप क्या कह रहे हैं, एग्जांपल क्या है आपने कहा कि सर मान लीजिए मैं एक मशीन है, मैं आज उसको सेल करना चाह रहा हूं, मेरे को 5 लाख रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक ऑफर आ गया। ऑफर आने की वजह से उस मशीन को मैं आज सेल नहीं कर पा रहा। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, उस मशीन को हम कब सेल कर देंगे, आफ्टर सम टाइम सेल कर देंगे, आज नहीं सेल करते। आपने कहा कब, मैं कहा आज नहीं सेल करते, इसको आफ्टर सम टाइम सेल करते हैं। तो आपने कहा कि सर अगर आप ऐसा करते हैं कि आज नहीं कर रहे, आपने आफ्टर सम टाइम की बोला, क्यों आफ्टर सम टाइम? मैंने कहा क्योंकि है ना एक स्पेशल प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंदर ये मशीन यूज में आ सकती है। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम यूज कर लेते हैं उसके बाद मशीन को बेचते हैं, तो ऑब्वियसली होता क्या है, टिपिकली मेरी सेल वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मशीन की लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है, सेल वैल्यू कम हो जाती है। लेट अस से मेरी मशीन अब आफ्टर दिस यूसेज इन द प्रोजेक्ट सेल वैल्यू इज 4 लाख, सो ऑब्वियसली वी विल से कि मेरी 1 लाख की रिडक्शन इन सेल वैल्यू हुई है, लॉस हुआ है सेल वैल्यू का, जस्ट बिकॉज मैंने इस मशीन को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज कर लिया। तो आपने उसको क्या कहा, आपने कहा कि सर मेरी ये क्या है, आपने कहा कि सर ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है। कई लोग जबरदस्ती हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं कि सर 5 लाख से बढ़ के 5,50,000 हो गई, तो आप कहेंगे सेविंग्स है मेरी, या आप कहेंगे नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेगेटिव नॉट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कहेंगे कि सर इस प्रोजेक्ट में यूज किया इसलिए 50,000 बच गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि अगर सेल वैल्यू बढ़ गई तो आप कहेंगे 50,000 बढ़ गए जस्ट बिकॉज इस प्रोजेक्ट में यूज किया है, तो आप वो ले लेंगे। अब आपको मैं याद दिला दूं, डीसीआईएफ हमारे करिकुलम में बहुत कम आता है, रेयरली आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के फैक्टर्स कैसे लेके चलते हैं डीसीएफ। ठीक है। अच्छा, सेकंड तरीके की मशीन क्या होती है, सेकंड मशीन होती है रेगुलर यूज ऑन अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, डीसीएफ पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको आना चाहिए, कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा होगा, पीवी पीवी कह रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह, वो सारे आपको आने चाहिए बेसिक्स। सेकेंड टाइप की मशीन होती है जो रेगुलर यूज में आ सकती है। रेगुलर यूज कौन सी होती है, मतलब आपने कहा कि सर आज आप खड़े, आपने पूरे ईयर का बजट बनाया, आपने कहा लेट अस से 1 मंथ बाद आप ये सोच रहे हैं कि एक मशीन खरीदें जो कि आपको यूज में आने वाली है, क्योंकि उस समय डिमांड वगैरह होगी, जो कुछ भी होगा 1 मंथ बाद। अब आपने कहा 1 मंथ बाद मुझे मतलब लेट अस से 10 लाख रुपीज स्पेंड करने हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक ऑर्डर आ गया। ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास क्या आ गया, एक ऑर्डर आ गया। जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया, आपने कहा अरे मेरे पे ऑर्डर आ गया सर, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो हमारी मशीन है ना, ऑर्डर तो आ ही गया है, अब मशीन को आज ही ले लेते हैं, एक स्पेशल ऑर्डर आ गया। तो आपने कहा लेकिन सर मेरे को 11 लाख की पड़ी गई वो मशीन, आज लेता हूँ। मैंने कहा ऑर्डर तो नहीं छोड़ सकते, 1 लाख हमारी, इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ इस वजह से लग रही है मशीन पे क्योंकि हम इस ऑर्डर को ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब इस ऑर्डर का बेनिफिट निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे कि एटलीस्ट 1 लाख रुपीज मेरी अपॉर्चुनिटी, ये जो मेरी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो रिकवर हो जाए। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेके चलेंगे आप, 1 लाख, डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। एक केस ये भी देखा था हमने कि यार आज आपके हिसाब से यूज में आ सकती है, आखिर में आपको पता चला 1 मंथ बाद कि ये यूज की नहीं है, तो आपने उसको रीसेल कर लिया। तो आप कहेंगे आज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू, वो भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रियरली आस्ट सिचुएशन है। इसके बाद आप आए थे, इसके बाद हम आ गए थे, क्वेश्चंस किए थे हमने बहुत सारे।
और क्वेश्चंस करने के बाद हम आ गए थे एक्सपोर्ट प्राइसिंग पे। तो आपने कहा सर एक्सपोर्ट प्राइसिंग, हाँ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। एक्सपोर्ट प्राइसिंग में क्या होता है बेसिकली, देखिए एक्सपोर्ट प्राइसिंग में आप प्राइस ऐसे कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, मतलब आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्राइस कर रहे होते हैं। तो हमने दो तीन चीजें सीखी थी इस केस में। हमें मालूम है एक्सपोर्ट प्राइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं जो एक्सपोर्टर है उसका प्राइस अलग होगा और हमारी जो लोकल मार्केट वाला है वो उसको रोना नहीं रोएगा कि तूने एक्सपोर्टर से अलग चार्ज क्यों किया। हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, हम ये भी मान के चल रहे होते हैं। लोकल मार्केट में हम ये मान के चल रहे होते हैं लोकल मार्केट वाला रोएगा नहीं। अब जब हम एक्सपोर्ट पे देते हैं तो जानबूझ के कम प्राइस करते हैं, सरप्लस कैपेसिटी है तो आपने कहा ठीक है रेलेवेंट कॉस्ट वगैरह के बेस पे वही चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम नॉर्मली सोचते हैं। बस हम ये सोच रहे हैं नॉर्मली हम वो चीज 50 की चार्ज कर रहे हैं, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 30 की। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा जो करंट जो भी परचेजर है, कस्टमर है, वो रोएगा। हमारी ये अजम्पशन होगी कि दोनों को एक दूसरे का प्राइस नहीं पता होगा। फिर मैंने आपको सिखाया था मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। मैंने बताया था मार्कअप का मतलब क्या होता है, आप कॉस्ट के ऊपर मार्कअप चार्ज करते हैं। जो भी आपकी कॉस्ट है उस पर आप क्या चार्ज करते हैं, मार्कअप ऐड कर देते हैं। मार्जिन, आप सेलिंग प्राइस पे मार्जिन लेके चलते हैं। मार्जिन का मतलब आपने कहा सर देखिए इस तरीके से देखते हैं हमेशा, कॉस्ट हमेशा ऐसे लिख लेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। 100 इसको ले लेंगे, अगर मार्कअप दे रखा है तो मान के चलिए 10% है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये हो गया 10 मार्कअप है ना, तो आपने कहा ये हो गया 110। अच्छा इसी का मार्जिन कोई पूछेगा तो 10 ओवर 110, ये आपका 9.09 आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। आपने कहा ठीक है सर। अब मार्कअप मार्जिन हो गया। इसके बाद आपको मैंने बताया था कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट किए थे, कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट किए थे जैसे एथिकल कंसीडरेशन, ये सीवीपी वाला सबसे आखिर में किया था। सीवीपी पे आएंगे, अभी एक मिनट रुक जाएंगे। इसके बाद हम आए थे हाँ प्रोडक्ट मिक्स पे। प्रोडक्ट मिक्स में मैंने आपको बताया था, देखिए प्रोडक्ट मिक्स के अंदर सिचुएशन क्या होती है। प्रोडक्ट मिक्स में हमारे साथ सिचुएशन, एक सेकंड को दोस्तों, प्रोडक्ट मिक्स में हमारे साथ सिचुएशन ये होती है कि एक मिनट, चलो ऐसे ही बोल, हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। उसी को हम की फैक्टर, लिमिटिंग बजट फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर या कई नाम से बुलाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। तो आपने कहा कि सर लिमिटिंग फैक्टर वाले सिचुएशन में करते कैसे हैं। मैंने कहा देखिए लिमिटिंग फैक्टर वाली सिचुएशन में हम लोग सीधे प्रॉफिट के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, रेदर क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास लेटर से टाइम की शॉर्टेज है, मैं सोच रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज है, पढ़ाई कैसे करूँ, तो मैं उस टॉपिक को सबसे पहले लेके चलूंगा जो कि मेरे को हर मिनट मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स ला के देगा। तो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहा होता हूँ कि आखिर मैं सबसे पहले किसको प्रोड्यूस करूं। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले आप उसको प्रोड्यूस कर रहे होते, करने की सोच रहे होते हैं जो हर लेटेस्ट से लिमिटिंग फैक्टर आर है, हर आर पे आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाके दे रहा हो या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाके दे रहा हो। आप सबसे पहले वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे, बाकी के तो बाद में प्रोड्यूस करते रहेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो वही प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हर आर पे हमारी इनकम सबसे ज्यादा है। तो आपने कहा ठीक बात कह रहे हैं सर, लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से हम अपने आप को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रॉफिट को, क्योंकि हमें उस हर लिमिटेड आवर्स को मेरे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, हर घंटे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है।
अब आपने कहा कि सर यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया, यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा इसके अंदर कुछ केसेस होते हैं। केसेस कैसे होते हैं? केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों, सबसे पहला केस होता है मोर देन वन प्रोडक्ट वन की फैक्टर। 3-4 केसेस होते हैं। ये केस नहीं होता कि वन प्रोडक्ट वन की फैक्टर, क्योंकि उसमें तो क्या है, जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज को आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बना देंगे, लगा देंगे, तो आप कहेंगे इसमें तो कोई केस ही नहीं है। केस क्या है? आपने कहा एक से ज्यादा प्रोडक्ट है लेकिन एक ही की फैक्टर है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है लेकिन एक ही की फैक्टर है। तो आपने कहा कि सर क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक ही की फैक्टर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उस केस में क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप कहेंगे कि सर कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर हम निकाल लेंगे। और जब हम कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको रैंक करेंगे, और जिस पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, सबसे पहले आप उसको बनाना चाहेंगे। मतलब आप इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक तो स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग, सेकंड आप बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स। तो आपने कहा कि सर आप हर हर सबसे पहले रैंकिंग करेंगे स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग में, मतलब हर की फैक्टर के हिसाब से ये देखेंगे किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अर्निंग है। जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अर्निंग होगी उसको आप सबसे पहले बनाएंगे, फिर नेक्स्ट रैंकिंग वाले को, फिर लीस्ट रैंकिंग वाले को, जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं उस पर लगा देंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते पे कई सिचुएशंस और अराइज होती हैं। क्या सिचुएशन अराइज होती हैं? कई बार मेरे पास क्या सिचुएशन होती है, मेरे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मिक्स जो आता है, आउटपुट जो बन के निकल रहा होता है, वो एग्जैक्ट 5000 नहीं निकल रहा होता, लेट अस से 499.9.9 आ रहा है। तो क्या करें? क्या हम उसको 5000 लिखें? मैंने आपको बताया था प्रेफर करिए 4999 लिखना, प्रेफर करिए 4999, या फिर प्रिसाइज 4999.9 लेना रेदर देन 5000 आउटपुट, क्योंकि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से 5000 नहीं प्रोड्यूस कर सकते। लेकिन लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर अगर हम 5000 ले लें तो नंबर मिलेंगे। मैंने कहा देखो, नंबर तो आपको तीनों में मिलेंगे बराबर, वेदर यू टेक 5000, वेदर यू टेक 4999.9 और यू टेक 4999, लेकिन प्रेफर करिए हमेशा 4999 लेना, ना ये वाला ना ये वाला, प्रेफर करिए। कई लोग कहते हैं सर अगर जैसे मैंने 4999 लिए तो 1 यूनिट कम पड़ा, 1 यूनिट के ऊपर मेरे कुछ आवर्स बचे, तो मैं उसको कहीं और लगा दूं। मैंने कहा यार ऐसे मत सोचो, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े काम कर रहे हो, ये 1 यूनिट के ऊपर 1 आवर्स के हिसाब से मत सोचो। ऐसे आपको माइन्यूट सी कैलकुलेशन चेक करने को आपको पेपर में नहीं आ रहा। पेपर में सिंपल बात है, आपको अप्रोक्स बेस पे लेके चलना है। अच्छा, सेकंड चीज आपको याद रखनी है, कई बार क्या होता है सिचुएशन कुछ वियर्ड सी आती है। सिचुएशन क्या आती है? वो आपको कहता है कि हम लोगों की अनलिमिटेड डिमांड है। मान के चलिए केस क्या आ गया, केस आ गया आपके पास अनलिमिटेड डिमांड है। अब अगर अनलिमिटेड डिमांड है तो आप क्या करेंगे? नेचुरल सी बात है, सारे प्रोडक्ट की अनलिमिटेड डिमांड है, आप कहेंगे कि सर उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे जिसपे मेरी रैंकिंग बेस्ट आ रही है, सिर्फ उसी को बनाएंगे क्योंकि वही हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला के दे। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कहते हैं कि सर डिमांड तो मेरी लिमिटेड है प्रोडक्ट्स की, लेकिन फिक्स कॉस्ट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है। तो मैंने कहा फिर हम रैंकिंग तो निकालेंगे, रैंकिंग तो निकालेंगे, लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे? हम लोग स्टेटमेंट शोइंग पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स ना निकाल के हम क्या करेंगे? ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ना निकाल के आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अंडर डिफरेंट ऑप्शन बनाएंगे, और आप हर पॉसिबल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। जो भी आपके ऑप्शंस हैं, ए बी बी सी सी ए, आप उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई ऑप्शन स्किप किया जा सकता है, यू विल स्किप दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अगर कोई भी ऑप्शन स्किप किया जा सकता है, आप उस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। अच्छा, अगर डिमांड भी अनलिमिटेड हो और फिक्स कॉस्ट भी मेरी अलग अलग हो डिफरेंट सिचुएशन में, तो आप सारे प्रोडक्ट्स का सीधे सीधे प्रॉफिट निकाल लेंगे कि अगर ये बनाऊं तो कितना प्रॉफिट, ये बनाऊं तो कितना प्रॉफिट, ये बनाऊं तो कितना प्रॉफिट। कोई रैंकिंग करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि सर ऑब्वियसली मेरे को पता चल जाएगा
कि कहाँ पे, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि डिमांड भी अनलिमिटेड है तो एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक रहेंगे। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, सिचुएशन कैसी होती है कि हमारे पास डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर आवर वगैरह नहीं निकल पा रहा होता, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर आवर वगैरह नहीं निकल पा रहा होता, तो आप क्या करते हैं, आप टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल आवर्स वगैरह ले लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन अपन टोटल आवर्स ले लेते हैं, वो अपने आप कंट्रीब्यूशन पर आवर हो जाता है, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन भी टोटल यूनिट्स पे है, टोटल आवर्स भी टोटल यूनिट्स पे है, तो टोटल यूनिट्स कट गए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर आवर वगैरह। तो आपको इसी तरीके से सोचना है कि अगर हम पर यूनिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो टोटल के बेस पे पर यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपसे कहता है कि ये तो बेकार है कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं, तो आपने कहा कि सर ये छोड़ दे वाला। चलिए, इसके बाद हम समझ रहे हैं, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि सिंगल प्रोडक्ट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो मगर मोर देन वन की फैक्टर हो, तो क्या करें। सिंगल प्रोडक्ट हो मगर मोर देन वन की फैक्टर हो तो क्या करें, तो आपने कहा क्योंकि सर प्रोडक्ट एक है, की फैक्टर एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट तो एक है, की फैक्टर क्या है, एक से ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर, आप उस सिचुएशन में बोलेंगे कि हम सर सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन निकाल कर देखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें सोचेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी की फैक्टर है, हर की फैक्टर के हिसाब से कितने कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मान के चलिए बी नहीं बना सकते, आपको याद होगा यहाँ तो हमने टू टेबल्स को क्लब करके सिंगल कर दिया था, अदरवाइज पार्ट ए की टेबल अलग, पार्ट बी की टेबल अलग बनानी होती है। आप साथ में बना देंगे तो भी बराबर नंबर है, इसलिए हमने साथ में बनाया था टाइम बचाने के लिए। तो आपने कहा मैं पार्ट ए बना सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या लिमिटेड है, आप एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिसोर्सेज मशीन ए, मशीन बी और अलॉय लिमिटेड है। तो आप कहेंगे कि सर हम किस तरीके से लेके चलेंगे, आप कहेंगे मशीन ए के हिसाब से आप कहेंगे मेरे 6666 यूनिट्स हैं जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मशीन बी के हिसाब से आप 9000 यूनिट्स, और एलॉय के हिसाब से आप कहेंगे 8125, 8125। तो आपने ये कहा कि सर अगर हम सोचें 6666 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं, मतलब आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा मैं 666 यूनिट्स बना सकता हूँ, क्यों, लोएस्ट वाला ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है इससे ज्यादा बनाने की अगर कोशिश करूंगा तो मेरे पास मशीन ए में मेरे पास मटेरियल या आर्स नहीं होंगे, मेरे पास मशीन ए में आर्स नहीं बचेंगे। मैं बनाना तो चाहूंगा सेल्स फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज में तो मेरे पास टाइम वगैरह है, बाकी रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे को वहीं पे रुकना पड़ेगा जहाँ पे लोएस्ट है, क्योंकि उससे ज्यादा मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रहा। अच्छा, लास्ट केस हमने सीखा था मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन की फैक्टर, मतलब ये जब सिंगल प्रोडक्ट मोर देन वन की फैक्टर होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन बना के चलते हैं, और इसके हिसाब से सीधा प्रॉफिट निकाल देते हैं। लास्ट केस मैंने बोला मोर देन वन प्रोडक्ट मोर देन वन की फैक्टर, मैंने आपको बताया था उसके अंदर हम यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या था लीनियर प्रोग्रामिंग, मैं उसको रिपीट नहीं कराना चाहूंगा। रीजन क्या है, आपने पहले भी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, मैंने भी आपको करा दिया है, और आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। अगर आपको किसी को लीनियर प्रोग्रामिंग रिवाइज करना है, अगर आज टाइम हुआ तो मैं करा दूंगा थोड़ा बहुत रिवाइज, सिंपलेक्स तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग फिर भी एक बार को रिवाइज करा सकता हूँ, या चलो 1 मिनट लगा के करा ही देता, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग में, जल्दी जल्दी खींचिए। देखिए,
जब भी मोर देन वन प्रोडक्ट होगा, मोर देन वन की फैक्टर होगा, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट है, हम क्या करना चाहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, अनलेस वो क्वेश्चन शॉर्टकट ऑल्टरनेटिव से सॉल्व किया जा सकता हो। तो आपने कहा कि सर देखिए कैसे करते हैं, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ग्राफिकल या सिंप्लेक्स। एक और तरीका होता है प्राइमल डुअल, जो कि हमारे करिकुलम में नहीं है। ग्राफिकल हमारा ग्राफ बेस पे है, सिंप्लेक्स हमारे इक्वेशन बेस पे है। तो ऑब्वियसली सिंप्लेक्स तो कहीं भी लिख सकता है, लेकिन ग्राफिकल सिर्फ टू टू की फैक्टर्स, टू वेरिएबल्स तक ही लग सकता है, नॉट टू की फैक्टर, टू वेरिएबल्स तक ही लग सकता है। सिंप्लेक्स किसी भी सिचुएशन में लग सकता है। तो आपने कहा कि सर देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ग्राफिकल के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है और कंस्ट्रेंट बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टेट करता है कि आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है, कॉस्ट क्या करना है। और कंस्ट्रेंट क्या बताते हैं आपको, कंस्ट्रेंट कहते हैं कि आपको ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, किन की फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए करनी है। आपको याद रखना है कि किस की फैक्टर में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरीके से उनको यूटिलाइज करना है। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है। तो आप इसके लिए इनको क्या करते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में लेके चल लेते हैं, साथ में आप एक नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लेके चलते हैं। उन इक्वेशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उन इक्वेशंस को आप क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आप ये देखते हैं कि किस इक्वेशन के हिसाब से, किस पर्टिकुलर इन इक्वेशन इक्वेशन के जो भी है के हिसाब से कौन सा शेडेड रीजन पड़ रहा है। शेडेड रीजन का मतलब कौन सा पॉसिबल प्रोडक्शन रीजन है, मतलब फीजिबल रीजन है। सारे सारे जो ग्राफ है, सारे कंस्ट्रेंट का जो फीजिबल रीजन, सारे सारे कंस्ट्रेंट्स का जो पॉसिबल प्रोडक्शन रीजन है, उसके कॉमन रीजन को ले लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फीजिबल रीजन है जिसमें सारे कंस्ट्रेंट एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आप कहेंगे मेरा प्रोडक्शन इसके अंदर कंप्लीट हो सकता है। आपने कहा उसके सबके कॉमन शेडेड रीजन को हम ले लेते हैं, जिसे हम फीजिबल रीजन कहते हैं, और आप कहते हैं कि सर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को ले लेंगे। जब हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स को ले लेते हैं, उसके ऊपर हम सब कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट निकाल देते हैं। जहां पे भी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट मेरे को लेके चलना है, और कॉस्ट के केस में मिनिमम। ठीक है, इसके कुछ हमने ऑल्टरनेटिव सीखे थे, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं आइसो प्रॉफिट, आइसो कॉस्ट लाइन वगैरह रिव्यू नहीं, ये चलो वो भी वो कर देता हूँ, सॉरी। आइसो प्रॉफिट लाइन क्या कहती है, आइसो प्रॉफिट लाइन कहती है कि आपको क्या करना होता है, आपकी एक प्रॉफिट लाइन है, जेड लाइन। आपको क्या करना है, उस लाइन को आगे बढ़ा के देखते जाओ, और आपको देखना है कि कहाँ पे वो लाइन आखिर में जाके टकराएगी। ऑब्वियसली वो एक कॉर्नर पॉइंट पे टकराएगी। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि वो कॉर्नर पॉइंट पे ना टकरा के एक पूरी लाइन पे टकरा रही होती है। तो आपने कहा कि वहां पे सिंगल यूनिक सॉल्यूशन ना होके आप कहेंगे कि सर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कई सॉल्यूशंस होते हैं सेम चीज। तो आपने कहा कि अच्छा सर, वो बेसिकली एक पूरे कंस्ट्रेंट को ओवरलैप कर रही होती है। तो आप कहते हैं कि सर हमें बिना आइसो प्रॉफिट लाइन बनाए कैसे पता चलेगा। मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास, आपको देखना है कि क्या एक से ज्यादा प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट आ रहा है। आपने कहा अगर आ रहा है एक से ज्यादा जगह पे, तो आप ये देखेंगे क्या वो प्रॉफिट दोनों जो आ रहे हैं, जो हाईएस्ट प्रॉफिट है, दोनों सेम कंस्ट्रेंट पे लाई कर रहे हैं। अगर हाँ आंसर आता है यस, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, हमारे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। सबके ऊपर हमारे पास सेम प्रॉफिट आएगा उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, फिर हमने स्लोप का मीनिंग सीखा था। मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है अगर, तो आप कहेंगे कि सर याद रखिए m जो होता है वो स्लोप होता है। आपको सबको हमेशा इसी फॉर्म में लेके आ जाते हैं। आपने प्राइसिंग डिसीजन में भी स्लोप निकालना सीखा था, स्लोप का यूज किया था, सीखा नहीं था। आपने कहा हाँ सर वहां पे कॉस्ट स्लोप देखा था, प्राइस का स्लोप देखा था। तो आपने कहा कि स्लोप को लेके चल लेते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, वो हमारे यूज में नहीं आ रहा। एनी हाउ, आपने कहा कि सर स्लोप से भी हमें पता चल जाता है कि अगर स्लोप है तो लाइंस पैरेलल, अगर स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल है, हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि आपको आपको थोड़ा सा अगर चेंज करके दे दिया जाए सेंसिटिविटी, मतलब सिचुएशन बदल दी जाए, तो अब क्या होगा। आप कहेंगे कि सर अब क्या होगा, उस चीज को एनालाइज करने को सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। शेडो प्राइस का मीनिंग मैंने बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स में आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाए, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में जो अंतर आता है, मान के चलिए जैसे
फर्स्ट रिसोर्स में अगर मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं उसकी वजह से मेरा 1 रुपये 40 पैसा टोटल प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे कि सर मैं उस एक्स्ट्रा रिसोर्स के ज्यादा से ज्यादा 1 रुपये 40 पैसा देने को रेडी हो जाऊंगा। मतलब ये छुपा हुआ प्राइस है कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा देने के लिए रेडी हो जाऊंगा रेंट के लिए, तो आप कहेंगे उसको शैडो प्राइस। अच्छा, सेकंड सिचुएशन में हमने देखा था यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी मतलब 20 पैसा मैं एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो जाऊंगा अगर मेरे को इस सिचुएशन में 1 आवर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आपने कहा सर 20 पैसा मेरा शेडो प्राइस। थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट जो थी उसके अंदर मैंने कहा था मैं कुछ भी देने को एक्स्ट्रा नहीं होऊंगा रेडी, क्यों? मेरे पास क्या है, ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी है, तो आप कहेंगे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा देने को रेडी नहीं था। ठीक है, मैं कुछ भी देने को रेडी नहीं होगा। आपने का मतलब जिसके अंदर स्पेयर कैपेसिटी होती है उन उन रिसोर्सेज को आप कहते हैं उसमें शेडो प्राइस हमेशा हमारा नील होता है। चलो मान के चल रहा हूं यहां तक अब सबका हो गया है। अब हम आ रहे हैं वापस प्रोडक्ट मिक्स पे। तो आपने कहा वापस आ जाए प्रोडक्ट मिक्स में, मैंने कहा बिल्कुल वापस आ जाइए प्रोडक्ट मिक्स पे। यहां हमने सीखा था ऑल्टरनेटिव। किस चीज का ऑल्टरनेटिव? आपने कहा सर लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑल्टरनेटिव सीखा था कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम बिना लीनियर प्रोग्रामिंग लगाए कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें मोर देन वन की फैक्टर हो, मोर देन वन प्रोडक्ट हो। आपने कहा बात तो सही है, मोर देन वन प्रोडक्ट मोर देन वन की फैक्टर वाले केस में कैसे करेंगे? क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है लीनियर प्रोग्रामिंग से बचने का? आपने कहा कि सर है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं सिचुएशन आती है टू और मोर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, दो या दो से ज्यादा है। लेकिन लेकिन जब रैंक आई तो सबकी रैंक सेम है, की फैक्टर्स भी कितने भी हो सकते हैं। आपने कहा सर रैंक जब आई ना, हमने हर की फैक्टर के हिसाब से रैंक कर दिया, फर्स्ट की फैक्टर के हिसाब से, सेकंड की फैक्टर के हिसाब से, थर्ड की फैक्टर, जितने भी की फैक्टर, लेट अस से टू की फैक्टर। आपने जब रैंक किया तो दोनों रैंकिंग सेम आई, जितनी भी की फैक्टर है सबके हिसाब से रैंकिंग सेम है। तो आप क्या कहेंगे? सर जिसको फर्स्ट रैंकिंग उसको पहले बना दो, जिसको सेकंड रैंकिंग उसको उसके बाद, और जिसको थर्ड रैंकिंग है उसको लास्ट में। मतलब आपको क्लियरली पता चल गया, क्या पता चल गया? आपने कहा कि सर जिसको पहले रैंक देने, आपको मालूम है कि सब तरीके से सारे की फैक्टर कह रहे हैं यही बनाओ, तो यही बनाओ ना, आपको सोचना ही नहीं है फिर, है ना? और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि वो बेसिकली एक्सेस वाला कॉर्नर पॉइंट होता है, मिडल वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं होता हमारा, ये एक्सेस वाला कॉर्नर पॉइंट होता है। तो आपने कहा कि सर हमने हमने क्या सीखा कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, मोर देन वन प्रोडक्ट हो, मोर देन वन की फैक्टर और रैंकिंग सेम हो, तो जिसको फर्स्ट रैंकिंग है आप पहले उसको बनाएंगे, फिर सेकंड रैंकिंग वाले को बनाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर मान लीजिए रैंकिंग हो जाए डिफरेंट, अब सिचुएशन क्या होगी? किस सिचुएशन में कह रहा हूं मैं? मोर देन वन प्रोडक्ट नहीं, मैं कह रहा हूं टू प्रोडक्ट्स टू की फैक्टर्स वाली सिचुएशन, टू प्रोडक्ट्स टू की फैक्टर वाली सिचुएशन है। और आपने कहा कि सर रैंकिंग डिफर हो गई, टू प्रोडक्ट्स टू की फैक्टर वाली सिचुएशन है, और आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर रैंकिंग जो हो गई है वो मेरी डिफरेंट हो गई, अब क्या करें? मैंने कहा अगर रैंकिंग हो गई डिफरेंट तो अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाएंगे। क्यों? मैंने आपको सिखाया था, देखिए जब सेम रैंकिंग होती है तो हमारा या तो यहां लाई कर रहा होता है या यहाँ पे, लेकिन अगर रैंकिंग डिफरेंट हो तो हमारा यहाँ लाई कर रहा होता है, और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पे। तो आप जल्दी से इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सीधा सॉल्व कर देंगे, आपको पूरा ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा कि सर सीधे सीधे हम कराएंगे, सीधे सीधे हम कराएंगे, ठीक है। अगला केस था, नेक्स्ट केस था थ्री प्रोडक्ट्स एंड एग्जैक्टली टू की फैक्टर्स। प्रोडक्ट्स कितने हैं? थ्री, लेकिन की फैक्टर कितने हैं? टू। आपने कहा कि सर प्रॉब्लम एक है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर फर्स्ट रैंक तो सेम है, फर्स्ट रैंक तो सेम है, लेकिन रिमेनिंग टू रैंक्स डिफरेंट है। मैंने कहा अच्छा फर्स्ट रैंक सेम है? हाँ सर फर्स्ट रैंक सेम है। तो जब फर्स्ट रैंक सेम है पहले आप वो बना देंगे, जब फर्स्ट जिसकी जो जिस प्रोडक्ट पे भी फर्स्ट रैंक सेम आ रही है सारे की फैक्टर्स की, आप उसको पहले बना देंगे। अब आप क्या कहेंगे? रिमेनिंग प्रोडक्ट्स के लिए रिमेनिंग रिसोर्सेज निकाल लेंगे, जो ए बनाने में मेरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, और आपने कहा रिमेनिंग रिसोर्सेज आ गए। अब मुझे मालूम है मेरे पास कितने रिसोर्सेज की फैक्टर्स पे हैं,
अब मुझे मालूम है बी और सी जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, आपने कहा रैंकिंग डिफरेंट है। ये सिंपल केस हो गया वही वाला, टू प्रोडक्ट्स टू की फैक्टर वाला। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा देंगे। आप यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा, फिर आप आ गए इसके बाद लास्ट केस पे। हमने सीखा था इससे ज्यादा भी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन हम यहाँ पे यही करेंगे। आपने का लास्ट क्या है, थ्री प्रोडक्ट्स है और एग्जैक्टली कितने की फैक्टर है, टू की फैक्टर है। थ्री की प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्टली टू की फैक्टर है। प्रॉब्लम ये है फर्स्ट रैंकिंग ही डिफरेंट है। फर्स्ट रैंकिंग डिफरेंट है। पिछले केस में तो फर्स्ट रैंकिंग सेम थी, यहाँ पे तो फर्स्ट रैंकिंग ही डिफरेंट है। अब क्या करें, फंस गए। आपने कहा लास्ट केस में तो फर्स्ट रैंकिंग ही हमारी सेम थी, यहाँ पे तो फर्स्ट रैंकिंग ही डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप पहले रैंक निकालेंगे, हर की फैक्टर के हिसाब से निकाल दिए। अब आप क्या करेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाने देखेंगे। आप निकाल के ऐसे ही निकालेंगे दोनों सिचुएशंस में ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। आपने मशीन आवर्स, जैसे यहाँ पे एक की फैक्टर था, अनदर की फैक्टर वाज, सेकंड की फैक्टर वाज रॉ मटेरियल, आपने बोथ के हिसाब से यहाँ पे ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाया। ऐसे बना के देख रहे हैं, बनाया किया नहीं है सॉल्व, मतलब करके देखेंगे। तो जब आप करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी। लेकिन आप कहेंगे आपके पास तो टू की फैक्टर्स हैं, यहाँ तो आपने सिंगल की फैक्टर के हिसाब से बना दिया। तो हम कहेंगे एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि तीनों के अंदर कितने कितने यूनिट्स दोनों की फैक्टर कह रहे हैं प्रोड्यूस कर दो। भाई दोनों की फैक्टर्स अपने हिसाब से जब पॉसिबल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, ऑप्टिमम पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स निकाल रहे हैं, तो दोनों ने कितने कितने यूनिट्स को कहा कि आप ये प्रोड्यूस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी यूनिट्स को उन्होंने कहा, हम पहले वो यूनिट्स बना देंगे जितने भी है। आपने कहा जितने भी, मैंने कहा जितने भी यूनिट्स उन्होंने कहा ना, वो वाले यूनिट्स ले लीजिए यहाँ पे, आप उतनी यूनिट्स बना देंगे। फिर हम कहेंगे हमारे बचे हुए रिसोर्सेज कितने, फिर हम क्या कहेंगे, हमारे बचे हुए रिसोर्सेज कितने हैं। अब आपने कहा जितने भी मेरे रिसोर्सेज बचे हैं, जितने भी मेरे रिसोर्सेज बचे हैं उसको मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दूंगा। एक एक तीनों में से एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका होगा, चिंता मत करिएगा। फर्स्ट वन प्रोडक्ट, वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स विल गेट एग्जॉस्टेड। तो टू ही प्रोडक्ट्स बचे होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा के आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी सभी केसेस में हम लीनियर प्रोग्रामिंग लगाएंगे। बोलिए, किसी को यहां तक डाउट हो तो बोलिए। चलिए, मान के चल रहा हूं किसी को कोई डाउट नहीं है।